गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ सब्जेक्ट का अगला क्लास लेकर आया हूँ। और आज हम लोग अगले क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट डे जो था वो लास्ट डे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। और उस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लिया है। और अगर इसके बाद भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कहीं ना कहीं ग्रुप में मैसेज के थ्रू बता सकता है कि सर मुझे अभी भी इस चीज़ में प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को मैं पहले सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो शेयर करें मेरे साथ और अपना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन लें। चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, और अगले चैप्टर हमारा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोगों ने अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़ा है और कुछ भी इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं होती है कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद हर कोई एक चीज़ बहुत ही इजी हो जाता है। तो वैसे ही मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसके थोड़े से छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो समझते हैं। और मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, मतलब कि किस रीजन से इसकी आवश्यकता पड़ी और क्या यूज है इसका, वो हम समझते हैं सबसे पहले। अगर हमें थोड़ा बहुत इसके बेसिक चीजों के डिटेलिंग के बारे में पता चल जाएगा तो पढ़ते समय में और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स कहीं ना कहीं जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डेटा कह सकते हैं आंकड़े बहुत सारे आ जाएं। जैसे अगर मैं कहूं कि एक क्लास के 5 स्टूडेंट को मैंने और मैंने कहा कि अपने बैग में जो भी चीजें रखे हो उन सभी चीजों को वन बाय वन करके बताओ। ठीक है, एज ए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिएगा अच्छे से, कहीं ना कहीं बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे समझ में आए जल्दी। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 स्टूडेंट नहीं, मैंने 3 स्टूडेंट लिए। 3 स्टूडेंट्स, और उन 3 स्टूडेंटों में से मैंने कहा कि ऐसा करो कि जो बड़े बड़े चीजें हैं अपने बैग में रखे हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि वही कोई अगर कोई छोटा सा भी सामान है तो वो भी बड़े बड़े आइटमों को अपने बैग से जरा काउंट करके बताओ मुझे क्या क्या है। तो जैसे मैंने मान लिया कि 1 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल नाम 3 स्टूडेंट को लिया मैंने, और उन 3 स्टूडेंट का नाम मैं ले सकता हूँ कुछ भी। जैसे कि सभी लोग एग्जाम्पल के तौर पे राम, श्याम, मोहन ये सब लिखते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम लोग क्लास के स्टूडेंट का नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कि नंदन है। ठीक है, नंदन है, एक नंदन हो गए। नंबर दूसरे पे हमारे आ गए ऋषभ। नंबर थर्ड पे हम लोग बात करें तो आदित्य को मैंने ले लिया। ठीक है, मैंने 3 स्टूडेंटों को ले लिया और मैंने बोला कि एक काम करो तुम लोग, जरा अपने बैग में कॉपी, पेन और बुक, मैंने ओनली 3 चीजों के बारे में बोला है, पेंसिल, रबड़, कटर ये सब नहीं, ओनली 3 चीज। किस किस चीज को लेकर के? पेन, पेन, बुक, कॉपी, इन 3 चीजों के बारे में मैंने बोला कि ऐसा करो कि तुम लोग जरा मुझे बताओ कि तुम लोग के बैग में कितने कितने पेन है, कितने कॉपी हैं, कितने किताबें हैं। तो नंदन ने बोला कि सर मेरे पास 4 पेन है, बुक कितनी है, 6 है, कॉपी कितनी है, 3 है। ठीक है, अब ऋषभ ने बोला कि सर मेरे पास 5 है, और यहाँ पर बुक मेरे पास सिर्फ 2 है, और कॉपी मेरे पास ओनली 1 है। और लास्ट में आदित्य ने क्या बोला? आदित्य ने बोला कि मेरे पास पेन 1 है, बुक भी 1 है, और कॉपी भी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया कि एक मतलब एक मिनट, एक इस तरीके से हमें क्या मिल गया कि एक आंकड़ा मिल गया। आंकड़ा क्या मिल गया, मतलब कि एक डेटा मिल गया कि अब मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूं कि नंदन के पास 4 पेन, 6 बुक, 3 कॉपी है, और ऐसे पढ़ सकते हैं ऋषभ का, ऐसे आदित्य का भी। ठीक है, तो इन तीनों लोगों के पास जो ये आंकड़े मिले हमें, इन सभी आंकड़ों को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर कर दें, और ब्रैकेट के अंदर करके इन्हें कहीं ना कहीं एक कलेक्ट, मतलब एक क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल जिसे बोलते हैं, सेट पाया जाएगा तो वहां पर समझ आएगा। अगर हम लोग इसको एक ब्रैकेट में करते हैं और इस तरीके से यहां से एक ब्रैकेट लगा दें, तो जो ये ब्रैकेट लग गया जब, तो इस पूरे डेटा की कलेक्शन को, पूरे को हम लोग तब बोलेंगे आव्यूह।
अब इसका हमें कहीं ना कहीं हर एक तरीके से मतलब जैसे देखो इस तरीके से कहीं ना कहीं पेन बुक कॉपी लंदन और नाम ये सब लिखने में कहीं ना कहीं नाम लिखना पड़ता, फिर लाइन ड्रा करना पड़ता और ये सब चीजें करना पड़ता। इन सब चीजों को करने में हम लोग को थोड़ी सी कहीं भी प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम क्या होती कि इधर डिटेल ये बनाओ फिर इधर ये लिखो। अब क्या था कि हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीटली एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया, और जब ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो ये डेटा हमारा कंप्लीटली बन गया क्या, मैट्रिक्स आव्यूह। और इस तरीके से हम लोग को जैसे अभी तो फिलहाल 3 है, ठीक है, अभी तो 3 है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अभी नेक्स्ट आवर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें 4 5 6 7 लोगों का डेटा कलेक्शन करने के लिए कह सकते हैं। तो 6 7 आ जाएगा तो सबको लिखने में और समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसी चीज को लेकर के थोड़ा समराइज करने के लिए इस तरीके से कर लिया जाता है। और इस पे हम अगर हमारा कुछ कह सकते हैं कि ये जो चीज एक तरीके से जो फॉर्मेट बन गया है आव्यूह का, इस आव्यूह पे अगर कोई अप्लाई करना है कुछ भी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हमारा आव्यूह का अपना प्रॉपर्टी है। इसमें हम कोई प्रॉपर्टी एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला ऐसा कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी सब कुछ अलग है, वो मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि यहाँ एडिशन कैसे होता है मैट्रिक्स का, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो कि हमें मैट्रिक्स में जो हम डेटा लिखते हैं वो एक अरेंज डेटा होता है। अरेंज मतलब कि एक वर्गीकृत आंकड़ा होता है जो कि एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का बताता है, दूसरा पंक्ति दूसरे का बताता है, तीसरा पंक्ति तीसरे को बताता है। अब पंक्ति तो सभी लोग समझ रहे होंगे कि जो ये है इसे हम क्या बोलते हैं, पंक्ति, मतलब कि फर्स्ट। इसको मैं यहाँ इधर इस साइड में लिख दे रहा हूं, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट रो। और इसे मैं हिंदी में भी बताते चल रहा हूं जिससे कि किसी को अगर कुछ समझने में कहीं से कोई दिक्कत हो तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों समझता चले। इसे हम बोलेंगे सेकेंड रो और इसे हम बोलेंगे थर्ड रो, ठीक है। इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पूरा डेटा है 4 6 3, फर्स्ट रो में नंदन का डिटेल है, ठीक है, सेकेंड रो में ऋषभ का डिटेल है, थर्ड रो में आदित्य का डिटेल है, और कहीं ना कहीं इन सब का डिटेल हमें इस तरीके से इकट्ठा करके हमने रख दिया। क्लियर है। अब अगर कहीं पर कोई पूछे, अगर इसमें ये देखना हो मुझे कि पेन का कलेक्शन जो है वो कैसे है, तो पेन का कलेक्शन जो होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर पेन था, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन लिया था या कुछ भी हो सकता है, तो जो इस तरीके के कलेक्शन होंगे उन कलेक्शन को हम स्तंभ बोलेंगे। इसे हम स्तंभ बोलेंगे, इंग्लिश में कॉलम, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, इसे बोलेंगे सेकेंड कॉलम, इसे बोलेंगे हम लोग थर्ड कॉलम, ठीक है। अब इस तरीके से हमें समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ कि जो एक हमारा अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर कहीं से डिफिनीशन समझने की जरूरत हो कहीं से किसी को हो तो मैं बता दूं, आव्यूह का जो डिफिनीशन होता है, एक वर्गीकृत आयताकार आकृति के अंदर जो डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, उसी को हम आव्यूह बोलते हैं। मतलब कि जो भी आव्यूह होगा वो आयताकार आकृति में ही बनेगा। मतलब ये जो है ये तो वर्गाकार हो गया, 3x3 तो मतलब वर्गाकार हो गया, लेकिन आयताकार का मतलब कि वो आयत शेप में रहना चाहिए बस, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इस तरीके से जो ये इस पहली वाली पंक्ति को, मतलब इसे फर्स्ट रो बोलते हैं, इसे सेकेंड रो बोलते हैं, इसे थर्ड रो बोलते हैं। और मैं इसको रो पंक्ति को क्यों बार बार पंक्ति बता रहा हूँ, कॉलम को क्यों कॉलम बता रहा हूँ, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है। वो क्या है देखो, इस तरीके से मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा सभी को। अब इसमें क्या है कि पंक्ति और रो का क्या मीनिंग है वो मैं बता दूं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। हम लोग इस मैट्रिक्स के एक कॉर्नर नहीं कह सकते कि लास्ट कॉर्नर पे हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3x3 m×n, मतलब कि m×n या 3x3। m क्या है और n क्या है, m हमारा नंबर ऑफ रो है और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। अब सभी लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा
कि इसको यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, और इसको नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पहले कॉलम क्यों नहीं लिख दिया गया, पहले रो क्यों नहीं मतलब पहले रो ही क्यों लिया गया, तो उसका मैं बता दूं। इसका लिखने का सबसे पहला मीनिंग तो ये है कि यहाँ पर इसको लिखने के लिए इसलिए लिखा जाता है जिससे हमें अपने मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पता चले। ऑर्डर मतलब कि कोटि, कोटि के बारे में पता चले कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो किस टाइप का है, मतलब किस आकार का है, या कह सकते हैं किस कोटि का है। और यहाँ पर हमारा ये फिक्स किया गया है कि पहले हम लोग रो को लिखेंगे और फिर कॉलम को लिखेंगे। अब यहाँ पर m क्रॉस n जो है वो m क्रॉस n हमारा बताएगा इस मैट्रिक्स का कोटि। अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और कहेगा इसका कोटि बताइए, तो हम लोग यही से समझ लेते हैं कि जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखने वाला था उसी टॉपिक को मैं पहले यहाँ बता दूं, लिख दूं कि आव्यूह की कोटि आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि जो होगा, या एक मिनट होता है इसको मैं मिटा दूं पहले सही से, जिससे कि अब जो है नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ से हम लोगों ने समझा तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग कर दूं जिससे कि समझ में अभी कुछ कंफ्यूजन जो हो वो भी क्लियर हो जाए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखो इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आव्यूह का कोटि, ठीक है, आव्यूह का कोटि। और इस तरीके से इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 3 एग्जांपल लेते हैं और 3 एग्जांपल्स के थ्रू से मैं तुम लोग को पूरा डिटेल समझा दूंगा कोटि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 7 8 9 6, ठीक है। ये एक एग्जांपल ये है और सेकेंड ये है, थर्ड ये है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, मतलब इस पहले वाले आव्यूह की कोटि बताइए, तो आप लोग तुरंत याद करिएगा कि m क्रॉस n को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ m क्रॉस n मतलब कि m क्रॉस n ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ m क्या था, नंबर ऑफ रो, n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ m नंबर ऑफ रो कितने हैं, यहाँ से एक रो है दूसरा रो है, तो यहाँ m कितना हो जाएगा 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें बनता है, मैट्रिक्स दे देगा और पूछ लेगा कि इसका ऑर्डर कितना है। और सभी लोग कंफ्यूजन में क्या होता है, गलती कहाँ करते हैं कि इसे 2 क्रॉस 3 के जगह पे 3 क्रॉस 2 बोल देते हैं, बस वहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको समझ लेंगे अच्छे से। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि इसका आप लोग बताइए, तो कमेंट सेक्शन में तो अभी लिखोगे वो तो मुझे मिलेगा ही मैसेज, लेकिन कहीं ना कहीं अब जितने लोग को समझ में आ गया है वो लोग अपने माइंड में जरा कंसीडर कर लें, और मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ और फिर देखें कि क्या मैं सही एनालिसिस किया था कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो होगा m क्रॉस n नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रो मतलब कि एक ही रो है, तो एक रो है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, हो जाएगा 3। अब जितने लोगों ने अपने माइंड में कंसीडर किया था कि 1 क्रॉस 3 वो तो सही है, उनको समझ में आ गया, लेकिन जितने लोगों ने 3 क्रॉस 1 किया था वो लोग फिर से समझ लें। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रो को और उसके बाद लिखते हैं कॉलम को। शॉर्टकट तरीका मैं याद करने का बता दूं कि सबको m क्रॉस n तो याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन यम भूल जाओगे, n भूल जाओगे। तो सभी लोग जब बाइक चलाते हो या कभी बाइक चलाते हुए विदाउट लाइसेंस पकड़े जाते हो, तो क्या पुलिस काटती है तुम लोग की, आरसी कटता है ना, चालान कटता है, या कहते हैं आरसी कट गया। तो यहां पर ऐसे याद कर सकते हो कि आरसी, ठीक है, आरसी, और आरसी से हम लोग क्या कर समझ सकते हैं, ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा 3 क्रॉस 2,
यहाँ पर हमारा 3 × 2 हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं बुक में हम लोग देख लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या मुझे बताना है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं मैंने जो स्टार्टिंग किया है मैट्रिक्स का डिफाइन किया, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद, हाँ ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग का आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझो। आई थिंक देखो ज्यादा कुछ टफ नहीं है, नया टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा या बहुत टफ होगा, बहुत ही इजी है और 100% नंबर देकर जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो फिक्स है कि हाँ नंबर इतना आना है तो इतना नंबर आएगा, और इतना नंबर फिक्स है देकर जाता भी है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। और नेक्स्ट जो इसमें समझना है हम लोग को कि कितने प्रकार के होते हैं हमारे मैट्रिक्स। मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी की बुक है कहीं ना कहीं वो परफेक्ट है। अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ेगा कोई तो वहां पर उसको 7 टाइप्स मिलेगा, 7 प्रकार मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई कह सकते प्राइवेट पब्लिकेशन का पढ़ता है, मान लेते हैं बालाजी का पढ़ता है या नगीन पब्लिकेशन का पढ़ता है, या कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, प्राइवेट कोई पढ़ोगे तो वो क्या होता है कि उसमें कम से कम मुझे लगता है 10 से 12 बताते हैं, 10 से 12 टाइप बताते हैं। तो फिर अगर 10 से 12 वो बताते हैं और 7 ये बताते हैं तो डिफरेंस क्या क्या, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो मैं बता दूं 7 टाइप्स हमारे एकदम ऑथेंटिक यूनिक होते हैं, और उन 7 टाइप्स के सब कह सकते हैं सबसेट, जैसे नहीं होता है कि उनके पार्ट कह सकते हैं कि उनके ब्रांचेज, तो उनसे बनकर के 5-6 और बनते हैं। तो उन 5-6 को तो हम समझ जाएंगे अगर हमें सातों के सातों अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम उन 7 टाइप्स के बारे में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, और उसके जो छोटे छोटे सबसेट हैं या कह सकते हैं सब कह सकते हैं कि ब्रांचेज हैं या कह सकते हैं उनकी छोटी शाखाएं हैं, उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और उनको भी मैं लास्ट में कहीं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सातों टाइप्स में सबसे पहला टाइप अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल, कहीं ना कहीं बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डीपली समझना है, बहुत इजी वे में समझना है। जो नाम होगा मैट्रिक्स का उसी के अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी वैसी होगी। जैसे नंबर 1 की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो कॉलम। कॉलम मतलब कह सकते हैं कि स्तंभ, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। और इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा कि स्तंभ आव्यूह कहीं ना कहीं कॉलम मैट्रिक्स सिंपल सा है। स्तंभ मतलब सभी लोग समझ रहे हो, तो जब अगर स्तंभ मतलब समझ रहे हो तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ या कह सकते हैं कि जिसमें स्तंभ हमारा एक हो, जैसे मतलब मान लेते 2 3 4 2 3, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें हमारा कहीं से भी, एक मिनट रुको, नहीं कॉलम कैसे होगा, ये तो स्तंभ मतलब ये, एक मिनट, ठीक है, स्तंभ मतलब कि जहां पर जिस मैट्रिक्स में स्तंभ हमारा एक होगा, मतलब कहीं ना कहीं कंप्लीटली एक होगा। जैसे यहाँ पर स्तंभ हमारा कितना आया है, यहाँ पर 3 × 1, और ये 1 हमारा बता रहा स्तंभ को, मतलब कि कॉलम की संख्या एक होगी जब, तो वो हमारा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे ही इसी का जस्ट अपोजिट याद कर लो कि जब रो की संख्या एक होगी तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, मतलब कि सेकेंड टाइप में हम लोग बात करेंगे तो रो मैट्रिक्स। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे तो ये रो मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो हो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर ओनली 1 रो है ना, तो ओनली 1 रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर ओनली 1 कॉलम था तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहे, यहाँ पर ओनली 1 रो था इसे हम रो मैट्रिक्स कहे। आई थिंक बहुत इजी है, समझ में आया होगा। जहां पर जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स, जहां पर एक रो होगा उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है रो हो गया, कॉलम हो गया,
अब इजी वे में समझे तो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहां पर थर्ड हमारा अगर आएगा तो हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर का मतलब सभी लोग जानते हो ना, स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा, कहीं ना कहीं स्क्वायर में एक नंबर कितनी बार आता है? 2 बार। तो वैसे ही सेम उसी तरीके का कंसेप्ट यहां पर भी है कि मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम नंबर हो, मतलब कि दोनों ऑर्डर कह सकते हैं ऑर्डर जो हो उसमें हमारा रो और कॉलम सेम हो, मतलब कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 1, कुछ इस तरीके से 2 1 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है। ये सब क्या है? स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना। जो ऑर्डर है वो क्या है? स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसी से रिलेटेड है और काफी इजी है वो भी। डायगोनल का कह सकते हैं कि डायगोनल का अगर हम लोग मीनिंग निकालें तो डायगोनल का जो मीनिंग निकलेगा वो देखो पहले क्या निकलेगा। देखो यहां पर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं बता दूं कि आप लोग को भी काफी इजी महसूस होगा इंग्लिश में पढ़ने में। हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब और लगने लगेगा, क्योंकि अब जो टर्म्स हम लोग कह सकते हैं कि अब जिस क्लास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं हायर सेक्शन में, इंग्लिश में ही पढ़ने में सबसे बेस्ट है। नहीं तो इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तो हिंदी में और प्रॉब्लम होगी। अब इसको विकर्ण आव्यूह याद करोगे तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स कहने में सुनने में स्टैंडर्ड अपने आप में भी लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि अब इंग्लिश में ही याद करिए, मतलब इंग्लिश में ही पढ़िए, इंग्लिश में समझिए, जिससे कि थोड़ा सा यानी कि हायर सेक्शन में जाने पे वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हायर सेक्शन में पहुंचोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं पढ़ने में भी आसानी रहेगा। बीएससी सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश मीडियम से ही रहता है, हालांकि है हिंदी मीडियम भी, लेकिन इंग्लिश मीडियम से लिखने पे नंबर्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश में पढ़ते चलते हैं, कोई ज्यादा टफ वर्ड्स आएगा ऐसा कुछ तो हम लोग उसको अपना हिंदी में भी समझते चलेंगे। और वैसे मैं सभी का हिंदी भी बताते चलूंगा, उसको लेकर के परेशान मत होइए। जैसे ये हमारा विकर्ण मैट्रिक्स। अब विकर्ण क्या होता है? मान लो मैंने एक आयत बनाया, तो सभी लोग बताओ मुझे इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2। लेकिन जब 2 विकर्ण बन जाएंगे इसमें तो हम इसे विकर्ण मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे। विकर्ण मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि जिसका एक डायगोनल कोई नंबर डिजिट हो, बाकी के एलिमेंट्स जो हो सब के सब 0 हो। जैसे मान लेते हैं कि ये एक डायगोनल है इसका, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? डायगोनल हो गया। कैसे? यहाँ की जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमारे क्या दिखा रहे हैं? एक तरीके के डायगोनल को शो कर रहे हैं कि नहीं? ये पूरा रेक्टेंगल शेप अगर है तो इसमें ये जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल को शो कर रहे हैं, और डायगोनल को अगर शो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी को समझने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी कि अगर डायगोनल के अलावा बाकी बचे डिजिट सब 0 हो जाएं तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी के साथ में एक और कन्वर्ट करके, मतलब इसी के साथ में जैसे एक होता है ना कि कंपैरिजन करके याद करना काफी इजी होता है। कंपैरिजन करके याद करना काफी इजी होता है। क्यों? जैसे अगर मैं यहीं पर ऐसा मैट्रिक्स बना दूं तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे और साथ में एक और मैट्रिक्स कहेंगे जो हमारा फोर्थ टाइप का कहलाएगा। फोर्थ टाइप का मैट्रिक्स जो कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी। अब इस चीज को कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर प्रूव भी कर दूंगा कि इंग्लिश इजी है, हिंदी टफ। आइडेंटिटी मीन्स होता है कहीं ना कहीं इकाई या तत्समक। अब तत्समक हिंदी पढ़ोगे तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं जब तक कुछ स्टैंडर्ड पन नहीं आता ना पढ़ाई में, जैसे अपने आप को स्टैंडर्ड हम लोग बना करके शो करते हैं,
तब तक कुछ चीजें अच्छा नहीं लगता है कि जैसे कि अभी हम लोग एलकेजी यूकेजी ऐसे कोई क्लास में पढ़ रहे हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं कहने में भी अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा हमेशा। आइडेंटिटी मतलब इकाई, या इकाई मतलब वन, और वन का मतलब यहाँ से निकालेंगे कि जो डायगोनल जब हमारे वन हो जाएंगे तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। लेकिन हम इसको आइडेंटिटी नहीं कह सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ डायगोनल कहेंगे। इसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारा कंपेरिजन करके दो डिफिनेशंस, दो टाइप्स क्लियर हो गए। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। अगर कहीं से कहीं, देखो एक चीज और है, मैं बार बार इसी चीज को कहता हूं, अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन है दिमाग में तो उस कंफ्यूजन को मत रखो दिमाग में, मुझसे शेयर करो, कमेंट सेक्शन में तुरंत जाओ नीचे और वहां पर लिखो कि हाँ सर ये थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, या फिर मुझे ये चीज नहीं समझ में आया। मैं बिलीव करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा जो पॉइंट सभी को नहीं समझ में आया रहेगा। ठीक है, और एक चीज, कहीं ना कहीं अगर सब चीजें अच्छी लग रही हो, मेरी कहीं पढ़ाया हुआ सब कुछ सभी को समझ में भी आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, जो कि लाइक का साइन ये है सभी लोग को पता होगा। और अगर कुछ लोग को हो सकता है मेरा पढ़ाया ना समझ में आ रहा हो, या बहुत बोरिंग लग रहा हो, या कहीं ना कहीं मजा ना आ रहा हो, या जो भी दिक्कत है, अगर लग रहा है बुरा लग रहा है, तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इससे जानते हो क्या होता है, लाइक डिसलाइक से मुझे बस सिर्फ एनालिसिस करना रहता है कि क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंटों में से कितने लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि जिसको भी समझ में आएगा वो जरूर लाइक करेगा, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो कंफर्म या तो डिसलाइक करेगा या तो क्लास में सोएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर आप लोग हर वीडियो में करिए, क्योंकि मुझे जब कुछ पता चलता है ना अपने बारे में, अपना फीडबैक मिलता है, तो मुझे थोड़ा सा अलग सा कहीं एनर्जी मिलने लगता है, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लगता है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले टाइप्स की तरफ, और यहाँ पर थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और हम बात करें फिफ्थ की। तो एक मिनट, यहाँ पर फिफ्थ की बात अगर हम लोग करें तो एक मैट्रिक्स यहाँ कह सकते हैं फिफ्थ नंबर पे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, और एक है जीरो, और एक बचेगा हमारा लास्ट में, एक और है। चलते हैं सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स आई थिंक नंबर ऑफ जो टाइप्स मैंने बताया है, सबसे पहले काउंट करते हैं जरा, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, 4 नहीं मैंने लग रहा है 5 बताया है, क्योंकि कॉलम एक, रो दूसरा हो गया, रो के बाद डायगोनल, और डायगोनल के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और एक स्क्वायर भी तो बताया है, रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल और आइडेंटिटी, टोटल हो गए 5। मैं यहां एक बार लिख दे रहा हूं। नंबर 1 पे है कॉलम, नंबर 2 पे है रो, और नंबर 3 पे है नंबर 3 पे मैंने क्या बताया था, स्क्वायर। नंबर 4 पे हमारा आएगा डायगोनल, और नंबर 5 पे आएगा आइडेंटिटी। यहीं से फॉल्ट हो रहा था, इसीलिए तो मुझे कंफ्यूज हो गया मैं। 6 नंबर पे हम लोग बात करेंगे स्केलर, और 7 नंबर एंड लास्ट नंबर जीरो मैट्रिक्स। स्केलर की बात करते हैं हम लोग। स्केलर को हिंदी में सम आव्यूह भी कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का कहीं ना कहीं हिंदी में नाम अगर हम लोग निकालेंगे तो सम आव्यूह निकालेंगे, और सम का मतलब होता है कि समान, सम एडिशन का नहीं कहेंगे, सम मतलब कि समान वाले कैसे कहेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स अगर हमारे समान हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स या सम मैट्रिक्स। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया 2 2 2, तो ये हमारा कहलाएगा क्या। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि इसको सब डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर रहा है, लेकिन जब कोई इसे पूछेगा ये कैसी मैट्रिक्स है, तो ये नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स है सर, नो,
क्यों? क्योंकि ये एक और प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, और जिस दूसरे वाली प्रॉपर्टी को जो होल्ड करता है उसका नाम बताएंगे। मान लो यहाँ 1 1 1 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर 2 2 2 है, 3 3 3 है, 4 4 4 है, या जो भी है x x x है, ओके, वो डिजिट अगर सेम सब में आ रहा है तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो मैं बता दूं डिफरेंस क्या है डायगोनल, आइडेंटिटी और स्केलर में, कि यहां पर अगर हमारा 1 2 3 0 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स हमारा डायगोनल कहलाएगा, नॉट ए स्केलर, नॉट ए आइडेंटिटी। ठीक है, ये कहलाएगा डायगोनल, ये कहलाएगा स्केलर, और ये मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए तुरंत और बताइए कि सर स्केलर मैट्रिक्स नहीं समझ में आया। मैं अगले वीडियो में जरूर इसको डिफाइन और अच्छे से करूंगा। लास्ट हम लोग बात करते हैं अब जीरो मैट्रिक्स की, और जीरो मैट्रिक्स मुझे बताना नहीं है ज्यादा। जीरो मतलब होता है जीरो, और जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ये तो 0 0 0 0, तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये जीरो मैट्रिक्स है मतलब कि सारे एलिमेंट्स जीरो। ओके, अब देखो इसमें आगे का जो है, अब हम लोग का कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के टाइप्स को समझा हमने, मैट्रिक्स को डिफाइन किया मैंने, मैट्रिक्स के टर्म्स को समझा जो कि बेसिक टर्म्स थे कि उसके न, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, सब चीजें हो गई हैं। बेसिक कंसेप्ट या कह सकते हैं बेसिक चीजें जो थी वो सब चीज हो चुकी हैं। अब हम लोग को अप्लाई करना है इस पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके ऊपर ये तीनों चीजों को मैं अगले क्लास में बताऊंगा, और उसी के साथ में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन आएगा, और एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आखिरी टॉपिक रहेगा फिर। तो अभी हम लोग इतना ही समझना है, इतना ही आप लोग समझिए, और इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसे जरूर शेयर कीजिए मुझसे, और उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर ऐड कर लूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर एक चीज और मैं कहूंगा आज फिर से, अगर अभी भी कोई मैथ ग्रुप का स्टूडेंट ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो प्लीज जरा थोड़ा सा हेल्प करिए उसका। मेरा कुछ नहीं नुकसान है, ना मेरा कोई प्रॉफिट ही है, आप लोग उसका प्रॉफिट कराइए कि उसे जरूर बता दीजिए, चाहे बाय कॉल बता दीजिए, चाहे जैसे भी, कि हाँ वो मुझे कॉल करे और मुझे अपना नंबर दे करके ऐड करा ले ग्रुप में, जिससे कि सभी लोग को पता है कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, और रेगुलर के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोगों ने अच्छे से 10-15 दिन की पढ़ाई भी हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे जहां तक पता है 13 से अगर काउंट करूंगा मैं तो आज है 25, काफी क्लासेस हो गए हैं, तो क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं, तो उस चीज का कहीं ना कहीं सभी लोग फायदा लें, मैं तो यही चाहूंगा। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज पे एक बार और फोकस कर लीजिए। इसके बाद मैं नहीं कहने वाला, इसके बाद जो लोग ग्रुप में रहेंगे उतने लोग पढ़ेंगे, और बाकी लोग जो भी आराम कर रहे हैं वो करेंगे आराम। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।